Bismillahirrahmanirrahim. Our topic today is overview of the cellular structures. So let's just start the video. Our topic is cellular parts. Cells are the smallest living organisms. All cells have three things in common. जितने भी सेल्स हैं उनमें तीन चीज़ें जो हैं वो होती हैं लाजमी। एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल के बाहर होती है और वो हर किसी सेल के अंदर मौजूद होती है। एक साइटोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक फ्लूइड होता है और दरमियान में न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का। तो ये तीन बेसिक चीज़ें। और सेल को दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़। और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये ज़्यादा एडवांस होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होता है लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता और ये वन सेल होते हैं मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरियाज। ऑर्गेनेलीज़ क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज़ ऐसे आप कह लें ऐसे पार्ट्स जिनको लिटिल ऑर्गन कहते हैं। इसका मतलब होता है लिटिल ऑर्गन जिनके अपने अपने स्पेसिफिक काम होते हैं सेल के अंदर, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए ये डिसाइड करता है कि सेल में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। फिर क्रोमैटिन होता है जो कि हमें धागों की सूरत में यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम वो क्रोमैटिन थिक होना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम्स की प्रॉपर शेप बन जाती है। इसके साथ दरमियान में न्यूक्लियस के अंदर एक होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाते हैं, स्मॉल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाते हैं सेल के न्यूक्लियस के एक्सटीरियर में। वहाँ ये राइबोसोम्स इनका काम है प्रोटीन बनाना, तो ये बाहर आके प्रोटीन बनाते हैं। ये बाकी या तो साइटोप्लाज्म में नॉर्मल फ्लोट कर रहे होते हैं राइबोसोम्स या फिर ये जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको रफ़ अपीयरेंस दे देते हैं। इसलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसके साथ राइबोसोम होते हैं हम उसे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, एक वो जिनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उनको रफ़ बोलते हैं और दूसरा जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब जो प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि जो प्रोटीन आती हैं बन के वो इसमें से जो तैयार हो जाती हैं राइबोसोम जिनको तैयार करता है वो प्रोटीन राइबोसोम्स उनको वेजिकल्स में शिफ्ट कर देता है और वो वेजिकल की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाती हैं। ये वेजिकल फिर गोल्जी अपरेटस में जाती हैं। गोल्जी अपरेटस इन वेजिकल्स को जो प्रोटीन वाली हैं इनको ले लेता है, उनको पैकेज करता है, इनको कस्टमाइज़ करता है। जिस तरह से सेल ने इनको यूज़ करना होता है उस तरह से ये उन प्रोटीन को कर देता है, पैकेज कर देता है, या तो उनकी प्रॉपर फोल्डिंग कर देता है या फिर उनके साथ कोई मटेरियल अटैच कर देता है, जैसे लिपिड को अटैच कर देगा या फिर सम टाइम कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर देगा। तो इस तरह से पैकेजिंग हो जाती है। अब सेल के अंदर एक वैक्यूल भी होती है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैली सी होती है जिसका काम है कि वाटर को स्टोर करना। तो यहाँ पे आपको प्लांट सेल में एक सेंट्रल बड़ा सा वैक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर वापस एनिमल सेल की तरफ बात करें तो वहाँ पे एक और ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है लाइजोसोम, जो गार्बेज कलेक्टर है। सारी चीज़ें जो जिनको हमने आप कह लें डस्टबिन होती है घर में जैसे ऐसे लाइजोसोम है। इसमें अंदर इंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं जो भी चीज़ आती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेंटर है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे सेल जिनमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और वो एटीपी पैदा करता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जिस सेल के अंदर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी
जैसे कि मसल सेल, तो वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो सेल अपनी शेप भी मेंटेन करता है, सेल अपनी शेप साइटोस्केलेटन के थ्रू मेंटेन करता है। वहाँ पे थ्रेड लाइक फिलामेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी प्रोटीन से मिलके बने, इनको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। कुछ थिन पतली सी ट्यूब सी नज़र आ रही हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब जो लाइट को कैप्चर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनेली होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर में होता है और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। और ये कुछ सेल्स के बाहर एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लांट सेल के अंदर ये शेप सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जो सिर्फ कुछ सेल्स में होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ का बात करेंगे। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस लेते हैं जैसे हम, तो वहाँ पे लंग्स के अंदर और ट्रैकिया के अंदर वहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको जो मूव करती हैं वेव्स की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं कि ये सीलियाज होते हैं। ये जो कोई भी पार्टिकल अगर हवा के थ्रू अंदर चला जाए तो ये खांसी के ज़रिए उसको एक्सहेल कर देती हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको फ्लैजेला कहते हैं। ये फ्लैजेला जो होती है ये आगे मूव करने में एक टेल लाइक होती है, जिस तरह एक दुम होती है उस तरह से ये होती है, और ये आगे जब सेल मूव करता है उसको। और अगर हम कहें कि इंसान के अंदर, तो स्पर्म के अंदर फ्लैजेला होता है। स्पर्म वो वाहिद ह्यूमन सेल है जिसके अंदर फ्लैजेला होता है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ नाउ द समरी। ओके, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।